अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। लगता है वाकई टार्ज़न वापस आ गया है, क्योंकि हुकूमत के साथ जो लोग हैं, हुकूमत के वुज़रा हैं या हुकूमती पार्टी में हैं, अब उनके खिलाफ भी काम शुरू हो रहा है। और जिस तरह शेख रशीद कहा करते थे कि नैब अब विकेट के दोनों जानिब स्ट्रोक्स लगाएगा, अब वही हो रहा है। हवाबाजी के वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के बाद अब कंफर्म ये इत्तला है हमारे पास, जराए ने बताया है कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल राजा आमिर कियानी के खिलाफ भी इंक्वायरी खुलने की सिफारिश कर दी गई है। शुगर और आटा स्कैंडल अभी तक थम नहीं रहा। शुगर स्कैंडल तो अब और वसी हो रहा है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि एक्सपोर्ट की इजाज़त वजीर आजम ने दी, लेकिन इस रिपोर्ट में वजीर आजम को बचाने की कोशिश की गई है। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट बेसिकली साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ एक FIR है। हालांकि अदालत के एक मुअज़्ज़िज़ जज, जो अभी भी मुअज़्ज़िज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो तो बैरिस्टर शहजाद अकबर के बारे में 15 कम अज़ कम सवालात उठा चुके हैं। हम आज इन मौज़ूआत पर बात करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो में एक और भी डेवलपमेंट हुई और वो थी मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर आई। अब मरियम नवाज साहिबा ने तस्वीर भेजी, उनका अपना पर्सपेक्टिव सामने आ चुका है, लेकिन PTI और PTI के सपोर्टर्स उस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, PTI के रुकन कौमी असम्बली हैं, नॉर्थ पंजाब के सदर हैं और PTI के तर्जमानों में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने, सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। और नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, MKM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर भी रहे हैं यहाँ मरकज़ में। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया। अब्बासी साहब ये बताइए, ये शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट है। शुगर आपके चीनी यानी आपके दौर में महंगी हुई और 1.5-2 साल में जो रेट आया वो अभी तक बरकरार है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि ये पैसे डायरेक्ट PTI की जेबों में गए। ये कैसे PTI की हुकूमत के एक मामले खसूसी कहते हैं कि शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ ये FIR कट गई है? भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब बात यह है कि ये चीनी का जो मसला है वो अभी इस दौर में भी आया है। कुछ 10-12 दफ़ा इससे पहले कभी आपको पता है शेर चीनी खा गया था, कभी शेर आटा खा गया था, और हमारे दौर में भी आया। और सब्सिडी भी दी गई, को 2.5-2.4 अरब हमारे दौर में दी गई, और 27 अरब जो है वो शाहिद खाकान साहब और उनके जो रूह रवां हैं उनकी और जरदारी साहब के दौर में दी गई पिछले 5-7 सालों में। तो हम तो 2.5 अरब की सब्सिडी है उस पर इतना परेशान हुए, और जो चीनी की कीमत बढ़ी इतना परेशान हुए कि अनप्रेसिडेंटली वज़ीर आज़म ने मुझे फिर कहना पड़, याद दिलाना पड़ता है PTI के दोस्तों को कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनी है ना, उस रिपोर्ट का टाइटल भी यही है कि ये प्राइस क्यों बढ़ी 2018 दिसंबर से लेके फरवरी 2020 तक। इसमें जो फैक्टर सामने आया कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, वही आज शायद खाकान अब्बासी कह रहे हैं। एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, प्राइस बढ़ गई, 55 से 85-90 तक बरकरार रही। मैं आप तो उसके फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं उसके पीछे जाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान में तब्दीली आ गई, कि ये जो कारोबारी माफियाज़ हैं, ये जो कार्टल्स हैं, इनके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन लिया। और पहली दफ़ा अनप्रेसिडेंटेडली एक रिपोर्ट आती है जिसमें अपने वज़रा और अपने पार्टी के अजीज़ों के भी नाम आते हैं, जिससे उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी अनबायसनेस की एक सबूत नज़र आता है, जिससे हमारी एक्सपोर्ट का फैसला वज़ीर आज़म साहब ने खुद किया। आज भी बैरिस्टर शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इसी एक्सपोर्ट की वजह से चीनी में। यही कह रहा हूं, आज जो आप ये टॉक शो कर रहे हैं, ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये किस बुनियाद पे हो रही हैं? उस कमीशन की रिपोर्ट के जिसको वजीर आजम ने बनाया, कौम से वादा किया, और हमें कहा गया कि जिस दिन इमरान खान ने अपनी ATMs
के बारे में कभी कोई फैसला किया, उस दिन हम इमरान खान को मान जाएंगे कि उनका एहतसाब सही है। अब तो बकौल आपके जो हमारी ATM थी उनका भी नाम आया, तो मैं कहता हूं इस बारे में कम अज कम बाकी दोस्तों को चाहिए कि खाली तारीफ के 2 जुमले बोल दें। इमरान खान, आपकी अजमत को सलाम, आपने एक काम शुरू किया। तो कम अज कम आप ATM तो मान गए। नहीं, मैंने कहा बकौल आपके, आप बकौल आप देखें ना, चले हम मान लेते हैं आपके यहाँ ATM। कहने की बात यह है कि आप ये तारीफ करें कि आपने एक काम शुरू किया। हाँ, आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो भी आएगा, और इसमें जैसे लोग पहले माजी में बेनकाब हुए, अगर हमारे यहाँ भी कोई है तो वो भी बेनकाब। बड़ी अच्छी बात आप कर दी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सदाकत अली अब्बासी होश और हवास में बैठ के कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ भी कोई मुलव्वस है तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये रिपोर्ट में नाम मेंशन है, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो वुज़रा पेश हुए, यानी उनमें रज़ाक दाऊद साहब इस कमीशन के सामने पेश हुए थे, असद उमर साहब पेश हुए थे, रिपोर्ट में लिखा गया है कि वो कम अज कम सेटिस्फाई नहीं कर रहे जो उनसे सवालात पूछे गए। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि एक सिटिंग वजीर आजम ने ये रिपोर्ट बनवाई, इंक्वायरी करवाई, उनके अपने लोगों के नाम आए, ये अपनी ATM का भी आज इकरार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये सवाल पूछिए अपने आप से भी और अपने नाजरीन से भी कि आज तकरीबन 80 लोग मरे हैं कोरोना वायरस की वजह से। आज कोरोना वायरस के ऊपर क्यों प्रोग्राम नहीं हो रहा? आज से जस्ट 4-5 दिन पहले तक 34 लोग मर रहे थे, कल भी तकरीबन 60 के करीब लोग इंतकाल फरमा गए, आज 80 लोग मर गए। रोज़ पहले तो आपको याद होगा कि 600-700 लोग रोज़ तशखीस होते थे, उसके बाद वो 1400 पे गए और अब 2600 तक रोज़ लोग नए लोग जो है वो तशखीस उनकी हो रही है। ये जो कोई भी रिपोर्ट हो, चाहे वो चीनी की रिपोर्ट हो, चाहे वो 18वीं तरमीम की बात हो, चाहे वो सिंध में आपने इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू शुरू हो, आप अपने से सवाल पूछें कि ये ख़ास वक्त में सारा कुछ क्यों होता है। अगर इस वक्त आप ये चीनी के ऊपर प्रोग्राम ना कर रहे हो तो किस चीज़ पे आप प्रोग्राम करेंगे? आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को कि हुकूमत की पॉलिसी ने उनको मौत के मुंह में डाल दिया। डॉक्टर साहब, ये दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर मैं एक आम पाकिस्तानी दिसंबर 2018 से लेके आज मई 2020 में मसलसल में 35 रुपए पर किलो ज्यादा पे कर रहा हूं, तो मेरा तो कंसर्न ये भी बनता है ना, शायद इसी वजह से मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं कि यह हुकूमत की अटेंशन डाइवर्ट करने की एक मुसलसल पॉलिसी है, और आप देखेंगे आगे बढ़ते हुए कि जब जैसे जैसे कोरोना की अमवात की शरह बढ़ती जाएंगी, या जैसे जैसे ये बजट आएगा और बजट पे डिस्कशन शुरू होगी, इस तरह के और बहुत से मार्के होंगे ताकि ना बजट पे बात हो ना कोरोना पे। लेकिन अगर कोरोना पे आपने बात करनी है तो सबसे अहम चीज ये है कि कोरोना के अंदर बड़े मुजरिम कौन है। ये सारी रिपोर्ट जो है प्राइमरीली फोकस्ड है उन प्रैक्टिसेस के ऊपर जो चीनी के कारखाने करते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है, जो इरेगुलरिटी है वो खत्म होनी चाहिए, लोगों को अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन जिस बंदे ने ये चोरी करवाई, आज 85 से 90 रुपए की चीनी बिक रही है, ये 50 रुपए की चीनी है जो आज 85 और 90 रुपए के दरमियान में बिक रही है। ये चोरी किसने करवाई, सवाल ये पैदा होता है। यानी असद उमर साहब ने ECC के अंदर इजाजत दी एक्सपोर्ट की चीनी की, जबकि जो सेक्रेटरी थे फूड सिक्योरिटी के, वो मीटिंग के अंदर आके कह चुके हुए थे कि इस दफा हमारे जो इलाका जिस पे चीनी काश्त, गन्ना काश्त होता है वो कम है और हमारे पास इस दफा कमी होगी चीनी की, तो इसको एक्सपोर्ट ना करें। इसके बावजूद एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, और उसके बाद वो तसल्ली भी नहीं करवा सके, वो ये प्रूव भी नहीं कर सके कि 2 मिलियन टन जो है वो चीनी पाकिस्तान में सरप्लस थी। तो फिर असद उमर साहब के ऊपर आज उनको इखलाकी तौर पे रिजाइन दे देना चाहिए। मगर असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि मीटिंग की सरबराही तो असद उमर साहब कर रहे थे, लेकिन ECC के चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, और उसके बाद काबीना में प्राइम मिनिस्टर ने इस एक्सपोर्ट की इजाजत दी। बावजूद इसके कि सेक्रेटरी डागा साहब ने मुसलसल लेटर्स के जरिए सूबों को भी कहा और वफाकी हुकूमत को भी कहा कि चीनी की कीमत बढ़ रही है, आप इस एक्सपोर्ट को मत होने दें। तो पहला सवाल तो ये होता है कि अगर ये बात ठीक है, तो जैसे वजीर आजम खुद कहा करते थे कि जनाब अगर किसी जगह पे हादसा मुल्क में हो जाए तो वजीर आजम रिजाइन कर देता है, तो अगर उनके अपने फैसले की वजह से चीनी की कीमत बढ़ी है 50-55 रुपए से आज 85 रुपए तक पहुंच गई है, तो ये
जिम्मेदारी फिर वजीर आजम को भी लेनी है, असद उमर साहब को भी लेनी है। दूसरी तरफ जो फैसला किया गया था सब्सिडी देने का, चाहे वो 2.5 अरब की हो, 3 अरब की हो, जितने भी अरब की हो, वफाकी हुकूमत ने एक एनालिसिस किया और उसके बाद एक रिपोर्ट का इजरा किया जिसमें कहा कि हमारे नुक्ता नज़र से बैनुल-अक़वामी कीमतों को देखते हुए और चीनी की पैदावारी कीमतों को देखते हुए और पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट देखते हुए कोई सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। वफाकी हुकूमत ये एनालिसिस कर रही है और सूबाई हुकूमत वज़ीर आला जो हैं वो सब्सिडी दे रहे हैं, और वो जो वज़ीर हैं फाइनेंस के वो कहते हैं कि मैंने लिख के दिया सब्सिडी ना दें। जिस वजीर को इन्होंने मुअत्तल किया उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया टेलीविजन पे रोज आके कि मैंने सब्सिडी को अपोज किया। तो भाई इस वक्त तो अखलाकी तौर पे जिन लोगों के ऊपर ये FIR दर्ज हो चुकी है, चाहे वो वजीर आला हों, चाहे वो असद उमर साहब हों या वजीर आजम खुद हों, वो उनको पहले तो अखलाकी तौर पे हटना चाहिए। डॉक्टर साहब इधर रुकिएगा, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि एक्सपोर्ट जारी रही और फरवरी 2020 में आकर एक्सपोर्ट बंद हुई। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब 55 से 85-90 रुपए हुई, अवाम अपने खून पसीना किसकी जेबों में तलाश करें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी जैसी बात हो रही थी, और ये मैं वजीर आजम साहब को इस बात का क्रेडिट दूंगा, कम अज कम इस इब्तिदा तो की किसी ने इंक्वायरी करने के। आज तक सब्सिडी दी चली जा रही है, चीनी पे भी, आटे पे भी, और अगर आप कोई वो तो पिछला आप दौर उठा के देखें तो सीमेंट पे भी दी गई कितनी दफा। तो ये तमाम चीजें, ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है और इसका क्रेडिट देना चाहिए वजीर आजम को। और उसको उन्होंने साफ कहा है कि इसके अंदर अगर पार्टी के लोग अगर वज़रा मुलव्वज़ है या पार्टी के लोग मुलव्वज़ है तो उसमें से कोई भी नहीं बचेगा। खान साहब जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो बड़ा सादा है कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद एक्सपोर्ट की इजाजत दी, एक्सपोर्ट की वजह से सप्लाई डिमांड में फर्क आया और कीमत बढ़ गई। वो तो डायरेक्ट फिर वज़ीर आज़म तक बात पहुंचा रहे हैं अपोजिशन। अभी आप सुन रहे हैं कि क्या बात हो रही है। मैं वही बात सुन रहा हूँ क्योंकि असद उमर साहब इसको हेड कर रहे थे, और जाहिर बात है जब असद उमर साहब हेड कर रहे तो उन्होंने इस चीज को आगे वो किया ना, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर के पास गई होगी तो उन्होंने इस चीज की एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर आपके पास इतनी मिकदार में थी और उसके बाद उसको करने के लिए, तो उन लोगों को भी इसके अंदर लाया गया है ना कि जिन लोगों ने इस चीज को एक्सपोर्ट किया, जिसका गलत तरीका इस्तेमाल किया, और उन सबको इस बात की सजा मिलनी चाहिए। और मसलन किसको सजा मिलनी चाहिए? किस, आप तो खुद काबीना में रह चुके हैं, यहाँ मरकज में आपके सामने समरी आती होगी, रेटिफिकेशन होती होगी, किसको सजा मिलनी चाहिए? फिर जो वज़रा इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जो कमीशन के ECC के लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, उनको भी इसके ऊपर वो करना चाहिए, बात कुछ करना चाहिए। ये जब तक ये चीज नहीं होगी, और एक बड़ा अच्छी चीज हुई है कि आइंदा के लिए चाहे वो कोई भी होगा, इसके लिए ये होगा कि इसकी हर उसके ऊपर इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद आइंदा के लिए ये आप ये समझ लें यहाँ लॉक लग जाएगा कि कोई इस तरीके की कभी कोशिश नहीं करेगा, चाहे वो मिल्क मालिकाना जिस तरीके से वो जकीरा अंदोजी करने के बाद। साहब आइंदा के लिए तो होगा, लेकिन देखे ना दिसंबर 2018 में, दिसंबर 2018 से लेकर आज तक जो प्राइस ऊपर गई 35 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए या 25 रुपए, जितनी भी कैलकुलेट करें, वो तो मसलसल मैं एज अ सिटीजन, मैं एक शहरी के तौर पर और मेरे जैसे करोड़ों शहरी बहरहाल पे कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेना है नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये नैब की एक बड़ी मीटिंग हुई, नैब ने कहा कि हम फला लोगों को अब उनके खिलाफ एक्शन में तेजी लाएंगे। जरा बात करेंगे क्या होने जा रहा है और इसकी सडन जो टार्जन की वापसी हो रही है इसकी क्या वजह है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। अब्बासी साहब, ये टार्जन की वापसी का आगाज हुआ चाहता है, मतलब एक मीटिंग हुई 3 दिन पहले, मीटिंग थी और उसमें बाकायदा लिस्ट बनी हुई थी। ये क्या वजूहात हैं कि 2-3 महीने खामोशी रह गई, इधर से नैब एक्टिव हुआ, उधर से मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आई और फिर पूरी PTI फिर उस तस्वीर के हवाले से तबसरे भी वज़रा भी सामने आ गए, लेकिन ये हो क्या रहा है फिर?
पहले तो मुसद्दिक साहब ने ये कहा कि हम कोई डाइवर्जन टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। शुगर की जो चीज़ निकली है उनको ज़ाहिर पसंद नहीं आई कि उनके जो लीडरान हैं उनकी शुगर मिल रहे हैं और उनका जिक्र क्यों आ रहा है। देखें, आपको याद होगा कि आप जब चीनी की कीमत बढ़ी थी, वज़ीर आज़म पे बड़ा दबाव था, मीडिया पे मुज़ाकरे हो रहे थे, अपोजिशन असेंबली में खड़े होकर बार बार बातें कर रही थी, उस पर वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया। किसी ऑटोनमस इदारे ने, किसी नैब ने, किसी सुप्रीम कोर्ट के 100 वोटों के रिजल्ट में नहीं हुआ, ये हमने खुद किया। हम कितने सादे हैं कि हम सियासी तौर पर सादे हैं, 1.5 साल फायदा उठाते रहे लोग, उसके बाद आज वही मैं कह रहा हूं ना, हम सियासी तौर पर कितने सादे हैं कि अपने सियासी दोस्तों को भी एक्सपोज किया, अपने आप को भी चौक में ला के खड़ा किया, और इनके भी लीडरों को भी जा रहे 9 अरब की सब्सिडी ओमनी को चली गई और 27 अरब की सब्सिडी शाहिद खान अब्बासी ने दी और 2.5 अरब की हमने दी। तो कहने की बात ये कोई डाइवर्जन नहीं है। जिस तरह कोरोना का वायरस खतरनाक है, उसी तरह करप्शन का वायरस भी बहुत खतरनाक है। और आज अगर हम कोरोना को डील नहीं कर पा रहे ना, और आपको लग रहा है हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मेरा ये यकीन है कि इसके पीछे पाकिस्तान को जो लूट मार हुई है वो है। और आपका जो सवाल है कि टार्जन की वापसी है, ये बातें चल रही थी कि ये जो आपका कोरोना का 2 महीने का इशू था, चीज़ें लॉकडाउन थी, बिल्कुल होना चाहिए। मैं पाकिस्तानी पहले हूँ और पीटीआई का एमएनए बाद में हूँ, और हम बिल्कुल एंटी करप्शन के बयानिए पे आए। हम इधर उधर की बात नहीं करते। करप्ट नवाज शरीफ साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, उसी तरह का मेरा को वजीर भी है, उसके खिलाफ भी बराबर होगी। हम कभी भी इनकी तरह जाके अदालतों में अदालतों को बुरा नहीं कहेंगे। जेआईटी में हम वही वाजिद ज़िया है जो आज इनको बुरे लग रहे थे, आज अच्छा हुआ इनको अच्छे लग रहे हैं। और यही अदालतें हैं जिन्होंने अगर मेरे किसी वजीर को सजा देनी है, हम अदालतों के साथ हैं, एंटी करप्शन साहब के साथ हैं। इनकी तरह करप्ट लोगों का डिफेंड ना करेंगे, ना ये करप्ट लोग बच सकते हैं। असूल की बात कर दी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। बार बार अपोजिशन कहती रही कि जी हमें निशाना बनाया जाता है एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम का, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि गुलाम सरवर खान साहब वो हवाबाजी के वफाकी वजीर हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात हो रही हैं और शुनीद है कि तेजी लाई जा रही है। और बड़ी, मैं लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को भी बड़ी खबर दे रहा हूं कि पीटीआई के इस वक्त के जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं राजा आमिर कियानी, उनके खिलाफ पिंडी रीजन ने बाकायदा सिफारिश करके भेजा है हेडक्वार्टर को कि इंक्वायरी खोली जाए। तो डॉक्टर साहब, ये अगर इस तरह वज़रा या पार्टी अहदेदारों के खिलाफ इंक्वायरीज खुल रही हैं, एक्शन हो रहा है, तहकीकात हो रही हैं, तो फिर सियासी इंतकाम कहना बनता है? पता नहीं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। आपने देखा है कि आप जिसका मर्जी नाम ले लें, शाहिद खान अब्बासी का नाम ले लें जिन्हें फांसी की चक्की में रखा गया था, या एहसन इकबाल साहब का नाम ले लें, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, हमजा का नाम ले लें, आप जिसका मर्जी नाम ले लें, ये तमाम पूरी की पूरी हमारी पार्टी जो है वो जेल में रही। अगर आपने लॉन्ड्री देखी है, इससे पहले बाबर अवान साहब देख लें, वो लॉन्डर होके बाहर निकले, अलीम खान साहब देखें, वो लॉन्डर होके बाहर निकले। इनके पास तो जिस वजीर का नाम आता है वो लॉन्डर होके वापस आ जाता है, उसकी तरक्की हो जाती है। अभी इस रिपोर्ट में खुसरू साहब का नाम आया था, मखदूम साहब का, उनकी प्रमोशन हो गई, उनको बड़ी वजारत दे दी गई, उनको खजाने की वजारत, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की वजारत है, वो दे दी गई। कितनी शानदार बात है। EOBI का 24 अरब रुपए का मुकदमा है, आज तक उसमें कुछ नहीं बना। NICL का 44 अरब का मुकदमा है, उसमें कुछ नहीं बना। मिनरल्स का मुकदमा है, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में, आपको याद होगा एहतसाब कमीशन के चेयरमैन ने कहा था कि 6 वजीर खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं कड़ियां हथकड़ी की शक्ल में उन तक पहुंचती हैं, कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 2-2.5 हजार जो स्कूल्स थे, कुछ नहीं हुआ। आपको BRT की रिपोर्ट अभी आपके सामने पड़ी है, कुछ नहीं हुआ। ये वजीरों के नाम हमने पहले भी बहुत मरतबा सुने हैं। मैंने तो आपको कहा है कि आपके पास, मुझे मालूम है आप माशाल्लाह खुद बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपके पास एक रिसर्च की टीम भी है, आप देख लीजिए। जिस वक्त मुल्क के अंदर बिजली की कीमत बढ़ानी हो, किसी को अरेस्ट कर लेते हैं। जिस वक्त आप देखिएगा कि बिजली या तेल की कीमत बढ़ती है या एनर्जी की कीमत बढ़ती है, ये इन्फ्लेशन छत से टकरे मारती है, तो उसी वक्त कोई ना कोई करप्शन का केस, किसी न किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये इस हुकूमत का एक पैटर्न है। यानी इधर भी डाइवर्जन, ये भी डाइवर्जन टैक्टिक्स के लिए नहीं, आप इसमें अभी भाई बजट आ रहा है अगले हफ्ते, कोई बजट पे बात नहीं हो रही। आज 80 लोग मर गए, रोज मर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि चोरी पे बात करें। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो 3 दिन चोरी पे बात होती है, 3 दिन ना कोरोना पे बात होती है, ना बजट पे बात होती है। किसी चीज पे आप बात नहीं कर सकते।
बात आप सिर्फ यही कर सकते हैं, आपने अगर मुकदमा चलाने आप जरूर चलाएं। ये शहबाज शरीफ साहब 4.5 महीने आपकी जेर हिरासत रहे हैं, आपने क्यों नहीं अभी तक उनके ऊपर इस्तगासा दायर किया? हमजा साहब को 1.5 साल हो गए हैं, कोई इस्तगासा नहीं है। सलमान रफीक और साद रफीक को 1.5 साल जेल में रखा है, कोई इस्तगासा नहीं है। आपसे इस्तगासा दायर नहीं होता। जो इस्तगासा आप दायर करते हैं, आप देखें हाई कोर्ट उनके मुतालिक बेल एप्लीकेशंस पे क्या कहता है। शाहिद खाकान अब्बासी की मर्तबा क्या कहा हाई कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि आप दीवाने हैं, आप ये कह रहे हैं कि अमरीकी हुकूमत को पेट्रोलियम के वजीर के तौर पर उन्होंने इन्फ्लुएंस करके लगवा दिया एक कंसल्टेंट को। और फिर एहसन इकबाल साहब के बारे में क्या कहा इस्तगासे के अंदर? उन्होंने कहा अच्छा आपने उसको अरेस्ट कर लिया जिसने इजाजत दी थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाने की? कहा नहीं। तो उन्होंने कहा एहसन इकबाल को क्यों पकड़ा? उन्होंने कहा इस वजह से कि इन्होंने जगह की निशानदेही की थी। अब आप मुझे बताएं। और ये भी कहा ये भी कहा कि कोई 2.5 अरब या 3.5 अरब का ये टोटल प्रोजेक्ट था और 6 अरब की करप्शन हुई थी। बहरहाल इधर रुकिएगा, आपका पॉइंट आ गया। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, ये पनामा जब आया था तो 400 से ज्यादा लोगों के नाम थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मियां नवाज शरीफ या उनके खानदान के खिलाफ हुई। अब ये नैब ने जो 3 दिन पहले मीटिंग हुई उसमें आउट ऑफ ब्लू अनवर सैफुल्ला फैमिली का नाम भी आ गया। फिर चीनी और आटा स्कैंडल पूरा, अभी आप अभी देख लें 120 रुपए कल आटे की प्राइस बढ़ी है 20 किलो के थैले की। लेकिन फिर जो इत्तला आई वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के हवाले से कहा गया कि 10 अरब रुपए। फिर तो जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब फरमा रहे हैं वो तो दुरुस्त फरमा रहे हैं। फिर देखिए पराचा साहब, मैं ये कहता हूं कि ये अभी कोरोना का डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि 80 लोग को कल कुछ कम हुए थे, 65-60 के करीब हुए थे। ये इस चीज का ख्याल, जो करप्शन से लोग मर रहे थे, जो उस वक्त महंगाई से लोग मर रहे थे, तो ये तो एक बीमारी आ गई ना। सबसे बड़ी बीमारी वो है, कोरोना के भी कोरोना है वो, जो इन्होंने लूट घसूट किया। जहां आप बात कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट ने मुझे बता दे कि अभी तक सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो फैसिलिटीज है, आप कह रहे हैं कि आइसोलेशन के अंदर अगर कोई बंदा चला जाए तो उसके बाद उस हॉस्पिटलों की हालत देख ले। जो जेपीएमसी की डायरेक्टर, हॉस्पिटल की डायरेक्टर है, वो आज प्राइवेट हॉस्पिटल में कल एडमिट हुई है कि उनको कोई बीमारी हो गई। तो किस बात का इतना शोर होता है कि हमने ऐसे अस्पताल बना दिए, हमने ऐसे ये कर दिया? कि सिंध गवर्नमेंट के ऊपर तो जितना पैसा आप दे दे, अभी भी वो इस बात के ऊपर है कि उसको भी, इनको इस बात के भी पैसे चाहिए कि जी कोरोना से किस तरीके से, और जो हालात हैं इस वक्त सिंध के अंदर। देखे ना आटा स्कैंडल बना। आटा स्कैंडल में पंजाब के फूड मिनिस्टर चले गए, केपी के फूड मिनिस्टर और केपी के सेक्रेटरी फूड की बाकायदा निशानदेही हुई। लेकिन एक्शन की जब बारी आती है उस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नजर आ जाती है। जो लोग घर चले गए, जिम्मेदारी भी कबूल कर ली, जिनके नाम भी आ गए रिपोर्ट्स में, जिनके बारे में कहा गया कि इनकी वजह से चीनी महंगी हुई, इनकी वजह से आटा महंगा हुआ, इनकी वजह से गंदम महंगी हुई, क्या फिर वो सेलेक्टिव वाली बात तो फिर ठीक नजर आ रही है ना जी? नहीं, ये मैं समझता हूं कि इसके ऊपर होना चाहिए। ये बिल्कुल इस चीज के नहीं है, अक्रॉस दी बोर्ड आपकी नैब को भी ये चाहिए कि जिस तरीके से आप देखें ना, अभी साबिक वजीर हेल्थ जो थे मलिक साहब, उनका नाम आया ना, और दूसरों का नाम जिस तरीके से आ रहा है, तो एक कम से कम इब्तिदा तो हुई है कि करप्शन लोगों को पकड़ा जाए और जो पिछली करप्शन है उसको भी देखा जाए कि किस तरीके से करप्शन होती रही, और हम और आप बैठ के उसमें तो सेनेटर साहब गिना गए हैं ना कि इतने किस किस को पकड़ा गया, किस किस को कितना कितना अरसा जेल में रखा गया। नहीं, ये चीज जो है ना, उसके ऊपर फौरन जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है उसके ऊपर उस चीज की भी रिपोर्ट है, और वो इंशाल्लाह जब ये आएगी सामने कि इल्जाम देखें, हम यही कहते हैं कि आज सेनेटर साहब तो कह रहे हैं कि इतने, तो भाई इस तरह के कामों में इस तरह तो होगा। जब हम रोते थे कि ये काम अगर इधर से होंगे तो फिर कब होगा? मुझे ब्रेक लेना है खान साहब, इधर भी होगा फिर इस तरीके। चलिए मुझे ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। सेनेटर साहब, ये टार्जन की वापसी के हवाले से आप बार बार कह रहे हैं कि अटेंशन डाइवर्ट करने के ये टैक्टिक्स हैं, लेकिन इसमें कुछ डीपर इश्यूज भी हैं। मसलन एक तासर ये भी है
कि नैब कवानीन में नज़रसानी और 18वीं तरमीम पर नज़रसानी, हुकूमत कुछ ना कुछ करना चाह रही है, अपोजिशन उस पर राजी नहीं है, तो कोई कोरिलेशन जो तासर है कि ये ट्विस्ट करने की एक कोशिश है ताकि अपोजिशन मान जाए। आप तो सीनियर रहनुमा है पार्टी के अंदर, कोई हुकूमत की तरफ से कोई पैगामात, कोई इस तरह की बात है कि आइए बैठिए हम मिलकर इन कवानीन को रिवाइज करें, और फिर जब आपकी तरफ से मनफी में जवाब आता है तो फिर ये चीजें सामने आ जाती हैं? नहीं, देखें, आप मुझे बताइए, 2 साल हो गए हैं हुकूमत को, आप बताइए कौन सा बिल सामने आया है कि जिसके ऊपर डिबेट करनी है? आप अभी अपने प्रोग्राम में डिबेट करवा लीजिए, मसला क्या है? किसने कहा है कि हम नहीं बात करना चाहते? लेकिन बात क्या करनी है आप मुझे बताइए, सामने रखिए बात को। एक पाकिस्तान के मुल्क में पाकिस्तान का एक आइन है, अगर आप उसमें कोई तरमीम चाहते हैं तो आप तरमीम पेश करेंगे तो उस पर डिबेट होगी। अब हवा में क्या हम मुअल्लक बात करें? आप बताइए मुझे क्या बात करनी है? कोई तो कॉन्टेक्स्ट है ना जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब ने, वो साबिक वजीर आजम है, सीनियर रहनुमा है आपकी पार्टी के, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी पार्टी ने मजबूर किया तो मैं घर बैठ जाऊंगा लेकिन मैं वोट नहीं दूंगा। अब देखें ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो कोई ऐसी बात नहीं करता ना डॉक्टर साहब। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपने अभी फरमाया और मैंने आपको कहा कि आप किस चीज पे बात करना चाहते हैं। अभी ये सेनेट का इजलास 6 तारीख को आ रहा है, कौन सा बिल है जो इन्होंने सर्कुलेशन में डाला है जिस पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं? अगर आप सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, यानी जिस वक्त लोग मर रहे हैं, अभी हमारे भाई कराची से भी उन्होंने बताया कि कल 60 लोग मरे, आज 80 लोग मरे हैं, लेकिन उस पर बात ही नहीं हो सकती। बात इस वजह से नहीं हो सकती कि कभी वो कहते हैं हम सिंध में इमरजेंसी लगा लेंगे, 3 दिन इमरजेंसी पर बात होती रहती है, अभी वो बात खत्म नहीं होती तो कहते हैं 18वीं तरमीम पर बात करेंगे। के मरने वाले के लोगों का एक इशू बना दिया जाए कि वफाक और सूबे, और खुदा के वास्ते भाई एक आप फेडरेशन की बात करो, आप अपनी कहते हो कि मैं आज करूंगा, 24 घंटे नहीं, इतने घंटे होंगे, 5 बजे तक होगा, 6 बजे तक हो। आप रमजान में अगर आपने 22 रमजान से 5 बजे तक का कर दिया था, मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप 22 रमजान से कहते थे 24 घंटे, तो आज कराची शहर का ये असर नहीं होता जिस तरीके से। जाहिर बात है कि उसके पर लोगों का अपने टाइम से आते, कोई रात के 3 बजे चले आता, कोई 2 बजे चले आता है, तो ये तरीकेकार सबको नहीं, ये मैं कुछ मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने सवाल डॉक्टर साहब वाकई आपका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। मैं मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ये फरमा रहा हूँ, मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूं कि इस वक्त इमरजेंसी की सिंध में लगाने की गुफ्तगू करने का जवाब क्या है? इस वक्त 18वीं तरमीम पे अगर आपने बात करनी है तो असेंबली में बिल लेकर आए। आप आइन की तरमीम की बात कर रहे हैं, एनएफसी अवार्ड आपने बदलना है तो कुछ लिख कर लेकर आए। अगर लिख के नहीं लाना तो हमसे टेलीविजन पे बेशक बात कर लें, लेकिन हवा में सिर्फ बयान दे के अटेंशन डाइवर्ट करके आप ये चाहते हैं कि ना बजट के ऊपर बात हो, आप ये चाहते हैं कि ना इसके ऊपर कोरोना के ऊपर बात हो। अगर हम सवाल आपसे पूछते हैं कोरोना का तो आप कहते हैं पिछली हुकूमत के जी फैसिलिटीज नहीं है। भाई आप 2 साल से हुकूमत में हैं, अगर आप समझते थे कि आप हुकूमत नहीं चला सकते पिछली हुकूमतों की वजह से, तो आपने क्यों हुकूमत ली? आपसे पूछें कि मुल्क के अंदर तरक्की की शरह क्यों कम हुई है, आप कहते हैं पिछली हुकूमत। आपसे पूछें मुल्क में बेरोजगारी क्यों फैली है, आप कहते हैं पिछली हुकूमत। आपसे पूछें कि मुल्क के अंदर आपने जो 5 साल में पिछली हुकूमत ने लोन लिया, आपने 1.5 साल में क्यों ले लिया, आप कहते हैं पिछली हुकूमत। भाई आपसे अगर नहीं चलती, आपको नहीं चलानी आती तो छोड़ दीजिए। ये कौन सी हुकूमत है जो 2 साल बाद भी कोई भी सवाल पूछे तो कहती है पिछली हुकूमत? बुनियादी तौर पे आप कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार नहीं है, आपसे ये चलती नहीं है, ये आपको चलानी नहीं आती। और जो मुल्क के मामलात है जब उन पर बात करना शुरू करें तो आप शोर डाल देते हैं, चोर 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 चोर, इस पर बात नहीं करेंगे। इधर रुकिएगा सेनेटर साहब, इधर रुकिएगा। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप बात कर रहे थे कि 24 घंटे खोला जाए। बड़ा पैराडॉक्स है यहाँ पर। वफाकी हुकूमत पर यहाँ तनकीद होती है कि जी वफाकी हुकूमत ने क्यों कारोबार खोला, कोरोना के इतने केसेस बढ़ गए और लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे एसओपीज की। जब कराची की बात आती है तो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट उल्टा हो जाता है। वहां आप कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने क्यों सख्त लॉकडाउन किया। ये क्या इधर पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान में कोई और प्रिंसिपल होना चाहिए आपके ख्याल में? कराची या सिंध में कोई और प्रिंसिपल होना चाहिए? नहीं,
नहीं पराशर साहब, ये बात नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा हूँ जो शुरू में सिंध वजीर, हमने उसको अप्रिशिएट किया कि सब चीजें, मगर जिस तरीके तो शामिल थे शुरू वाले फैसलों में जो सिंध हुकूमत ने किए, आपको बाकायदा बुलाया गया, पीटीआई को बुलाया गया, आप सब लोग इकट्ठे बैठे थे। ये वो बिल्कुल सही था कि शुरू में जिस तरीके से था, मगर उसके बाद फिर ये हुआ कि वफाक कुछ कह रहा है तो दूसरे पंजाब कुछ कह रहा है तो बलूचिस्तान केपी कुछ कह रहा है। अरे इसको तो कम से कम कौमी मसला है, ये एक पेज पे आगे ये करना चाहिए था। अगर आपने कर दिया था कि रमजान में आपने कहा कि 10 बजे तक खोल देंगे, अब 5 बजे तक खोलने का मकसद है, मार्केटें खुली, 4 बजे बंद करना शुरू, और वो जो पुलिस और उसके बाद आने के बाद जब लोग एक साथ, अगर आप वही 22 रमजान से लेके 5 दिन तक अगर वक्फा बढ़ा देते, 24 घंटे खोल देते, तो आज इतनी सारी जो उसके बाद जिस तरीके के हालात कोरोना के होते जा रहे हैं, मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये नहीं हो सकते थे, नहीं हो सकते। इधर रुकिएगा, आप इधर रुकिएगा खान साहब, आप इकबाल मोहम्मद अली खान साहब की बात सुन रहे हैं। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और राय पाई जाती है। आपने तो वजीर आजम से जाके कहा कि जी टूरिज्म के लिए सब कुछ खोल दें, आपकी खुद अपनी प्रपोजल थी। अगर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, अटेंशन भी डाइवर्ट करते हैं आप, नाकामियों की जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर डालते हैं, और जो मुल्क कह रहे हैं आप खुद जाके प्रपोजल दे के आए कि मरी के होटल खुलें, मरी की दुकानें खुलें ताकि टूरिज्म बढ़े। देखिए, दो बातें, पहली बात सिंध की कर लेते हैं कि फिर जो मैंने क्यों कहा। सिंध ने पहली बात 18वीं तरमीम के उनको इख्तियारात हैं, अगर वो कोई लॉकडाउन करना चाहते तो वो कर लेते, लेकिन जो वजीर आजम ने कहा था कि वजीर आजम तो अशराफिया का कहते रहे कि अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया। सिंध में लॉकडाउन नाकाम हुआ, लोगों ने एहतजाज किया, ये 8 अरब का राशन था, वो ना किसी को देने वाले को पता ना लेने वाले को पता, लिहाजा वो वापस आए और वो वजीर आजम के पीछे छुपे। मैंने जो वजीर आजम को कहा कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स और मरी और गलियात को खोलें, मैंने कहा पूरा शहर, आप पूरा पाकिस्तान आपका खोला हुआ है, यहाँ दुकानें खुली हुई हैं, यहाँ आपके मॉल्स खुले हुए हैं, यहाँ बाकी चीज़ें खुली हुई हैं, आपने टूरिज्म है, वहाँ हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए रोजी रोटी का मसला है, तो या तो बंद करना है तो सारा बंद करें। सिंध ने तो कह दिया हमारे हाथ खड़े हैं, हम जो वजीर आजम कहेंगे, क्योंकि वहां तनकीद आना शुरू होगी कि जाहिर है इनके पास वहां पे बंदोबस्त ही कोई नहीं था, तो अल्टीमेटली बाकी जगह बंदोबस्त था। मैं कहना चाहता हूं हमारी ऑपोजिशन इतनी कंफ्यूज है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है, इस मसले का हल एहतियाती तदाबीर है। कारोबार खोलें, जो कारोबार पे एसओपी फॉलो नहीं करता उसको बंद करें। रही बात नहीं, अपोजिशन की पॉलिसी बनानी है, वो कंफ्यूज है, गवर्नमेंट ने बनाई है, वो तो मान नहीं रहे, हम तो उसको खोल रहे हैं। वैसे और मैं बताऊं कहीं फॉलो हो रहे हैं, वो एक अलग बात है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो आपकी राब्ता कमेटी है उसमें बैठ के एग्री करते हैं, बाहर आके सियासत करते हैं, तो कहने की बात है ये एसओपीज पे अमल दरामद में। ये डॉक्टर्स रो रहे हैं रोजाना बेचारे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं खड़े होकर, ठीक है, लेकिन इस पाकिस्तान की अगर आपको सोशो इकोनॉमिक कल्चर का पता है, जिस तरह सिंध में थोड़ी आबादी और ज़्यादा कोरोना केसेस हुए क्योंकि वो कंफ्यूज थे। हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कोरोना का इशू है वो है, लेकिन एज कंपेयर टू द वेस्ट बहुत बेहतर है, बहुत कंट्रोल है, इसलिए कोई पता नहीं 1 महीना या 1 साल है, क्या आप 1 साल के लिए लॉकडाउन कर सकते हैं? इसलिए जितना जल्दी खोलें, लोगों को एहतियाती तदाबीर पर लेके आए, एसओपीज बनाएं ताकि आपकी इंडस्ट्री, ये बात आप डॉक्टरों के साथ बैठ के कर लें, आप उनके साथ मुदाखलत की रिकमेंडेशन। पहले सिंध वाले बोले, कहा गया जी कि साजिश की है सूबाई हुकूमत ने, फिर वो दूसरे दिन पंजाब वाले बोले, आज आप बैठे हैं ना, फिर बलूचिस्तान वाले बैठे हैं ना। अगर आप यहाँ ना बैठे तो जो आपके एसओपीज हैं, यहाँ पे सॉफ्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे सैनिटाइजर पड़े हुए हैं, यहाँ पे पड़े हैं ना जी, मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। ये आपने कब है, आपका काम चल रहा था, दुकानदारों को आपको पता ही नहीं है। इंतजामी सख्त इंतजामी तरीका करेंगे, और जो आप कह रहे हैं टाइगर फोर्स का उस वक्त आएगा जब आपका एसओपीज बन जाएंगे, इंप्लीमेंटेशन में वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट करेंगे, और ये कुछ होगा तो 1 मिलियन लोग इमरान खान की कॉल पे पाकिस्तान में बगैर पैसे के रज़ाकार हैं, उनको अप्रिशिएट करें। पार्टियों की तरह तनकीद, मरी वाले खुश होंगे कि आपने कारोबार खुलवा दिया। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, आपने मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, लोगों के घरों में मौत पहुंचा दी है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।
छोटा ताजिर जो है वो मर रहा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। भूख से नहीं मारना है, ये भूख से भी मरेंगे। यही बात है, बहुत शुक्रिया। लेकिन मुकर्रर किया आपने, सबके घर में ये मौत जो है नॉक करेगी। आप देखिए क्या होता है। अल्लाह खैर के डॉक्टर साहब अच्छा शगुन रखें इंशाल्लाह। 60 लोग पाकिस्तान इसको कोरोना को भी हैंडल करेगा और इंशाल्लाह बाकी चीजें भी आपकी पॉलिसियों की वजह से लोग मर रहे हैं। आप रोज हमें अल्लाह खैर सुनाते हैं। 30 लोग मर रहे थे 4 दिन पहले, आज 80 लोग मर रहे हैं। अभी भी आप अल्लाह खैर कर रहे हैं। अल्लाह का नाम उससे बहुत बेहतर है, उससे बहुत बेहतर है। मेरा नहीं ख्याल कि आप ऑपोजिशन की सियासत नाकाम हुई है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के समाजी व मुआशी हालात वैसे नहीं है जैसे वेस्ट के हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी बहरहाल ये भी ज़रूर देखना है, और पॉलिसी तो हुकूमत की होती है कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, गुज़श्ता 24 घंटे में 2400 से ऊपर ये मरीज़ नए केसेस सामने आ गए और 80 से ज़्यादा अमवात हो गई। खुदा खैर करे, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।